प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन हम इसमें करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व हमें थोड़ा ब्रशअप होना पड़ेगा कि मध्यकाल से आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में जब हमने प्रवेश किया तो उस समय भारत की तस्वीर क्या थी। प्रिय विद्यार्थियों, सिविल सेवा में कुछ समय पहले तक एक प्रश्न पूछा जाता था, खास तौर पर साक्षात्कार में, कि अंग्रेजों ने भारत किससे छीना। तो स्वाभाविक तौर पर हम मध्यकाल में मुगलों को मानते हैं और आधुनिक काल में अंग्रेजों के पास राज को मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर राज किया। लेकिन ऐसा नहीं था। मुगलों के कमजोर होने के बाद भारत की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे थे मराठा। मराठों ने सारे भारत पर मराठी छा गए थे। मराठों से सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों को हुआ था। हालांकि इस बीच मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान, हैदराबाद का निजाम भी है। बंगाल सबसे जब 1757 में जीतेंगे तो बंगाल भी एक ताकत था। तो भारत में यूं तो छोटी बड़ी ताकतें थी, लेकिन मुगलों के बाद यदि कोई बहुत बड़ी ताकत बनकर भारत में उभरे थे तो वे मराठा थे। इन मराठों का अध्ययन थोड़ा सा हमें ब्रशअप होने के लिए करना पड़ेगा, जैसे हमें पिछली पृष्ठभूमि याद आ जाए, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है। सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा तो उसमें से कुछ बातें आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा मोटे तौर पर बता रहा हूं ताकि बेस बन जाए। फिर आगे हम आधुनिक भारत का इतिहास अध्ययन करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि 1707 में कट्टर, अपने धर्म के कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है। लेकिन उसकी मृत्यु से पूर्व का कुछ इतिहास जानना हमारे लिए आवश्यक है। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा सेकंड ईयर में, कि औरंगजेब बड़ा धर्मांध था। वो सारे भारत में इस्लाम, ये मैंने नक्शा सिर्फ समझने के लिए बनाया है, ये बिल्कुल भी इसकी बाउंड्री लाइन सही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। और नीचे का पार्ट अभी पूरा नहीं आ पाया, इसलिए आपको पूरा नजर नहीं आ रहा होगा। हमारा काम इतने से कर चल रहा है, इसलिए हम इतना ही समझ, इतने में ही काफी काम चला लेंगे। औरंगजेब ने सारे भारत में इस्लामिक पताका फहराने के लिए लगभग 50-51 साल राज किया। कहते हैं कि 25 वर्ष में उत्तरी भारत और 25 वर्ष में दक्षिण भारत को जीतने में लगा रहा। परिणाम, उत्तरी भारत के सब हिंदू राजा और अन्य राज्य औरंगजेब के विरोधी बन गए। दक्षिण में गोलकुंडा, बीजापुर और हैदराबाद राज्य, इधर मराठा राज्य। हम हैदराबाद राज्य को डिस्कस नहीं कर रहे, इसका उद्भव नहीं हुआ है। मराठा राज्य, ये 3 राज्य हैं बड़े, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। ये औरंगजेब के शत्रु बन गए। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान है और बीजापुर व गोलकुंडा के राज्य शिया मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। परिणाम,
औरंगजेब दक्षिण में उत्तर के बीच में फुटबॉल बना रहा है एक तरह से। वो दक्षिण भारत के विद्रोह को दबाता तो उत्तरी भारत में विद्रोह हो जाते, उत्तरी भारत के विद्रोह को दबाता तो दक्षिण के राज्यों को मौका मिल जाता, वे दोबारा औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देते। इस तरह औरंगजेब का काल, हालांकि इतिहास में बहुत लंबा चौड़ा राज्य उसने स्थापित कर लिया है, लेकिन औरंगजेब का काल ही मुगलों के वंश के पतन का काल भी रहा। थोड़ा सा अध्ययन हम मराठों को लेकर करते हैं कि मराठा और औरंगजेब काल की मुख्य घटनाएं क्या हुई। आप सब जानते हैं कि मुगलों की कट्टरता के खिलाफ महाराष्ट्र के इस प्रदेश में, अभी आप जो गुजरात देख रहे हैं, ये आजादी से पहले, अंग्रेजों की आजादी से पहले एक ही राज्य होगा, बाद में ये गुजरात राज्य अलग बनेगा, महाराष्ट्र अलग राज्य बनेगा। बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन आता था ये। तो मराठा शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में इनका उदय होता है। छापामार युद्ध पद्धति से ये इन्हें सता रहे हैं। मराठे यहां एक शिवाजी के नेतृत्व में ताकत बनकर उभरे हैं। ये औरंगजेब के लिए खतरे की घंटी थी और इस तरह शिवाजी ने अपने सीमित साधनों से महाराष्ट्र में एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया है और जो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। इन्होंने, चूंकि इनके साधन सीमित हैं, इन्हें लड़ने का, मैदानी युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं है, साधन भी सीमित हैं, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा ये मुगल सेना को छकाने लगे, उनकी रसद, हथियार, खाने पीने का सामान लूटकर न केवल अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते चले गए, बल्कि मुगलों को परेशान भी करते रहे। स्वाभाविक रूप से मुगल बादशाह औरंगजेब इनकी गतिविधियों से परेशान है और समय समय पर बीजापुर और गोलकोंडा इनकी सहायता और इनके खिलाफ भी ये मराठे होते रहे। परिणाम, महाराष्ट्र में मराठे एक शिवाजी के नेतृत्व में बड़ी ताकत बनकर उभरे। सब कुछ चल रहा है। शिवाजी अब आगे चलकर एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र में स्थापित कर चुके हैं। काफी दुर्गों पर इनका अधिकार हो चुका है। सारे प्रयास करके देख लिए। शाइस्ता खां अपने मामा को भेजकर देख लिया, जिसकी उंगलियां कट जाएंगी पूना में जब घेरेगा, और शिवाजी अपने ही महल, जिस पर कब्जा हो चुका है औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां ने कर लिया है, महल में घुसकर उसको छकाएगा, दोबारा अधिकार कर लेगा पूना पर। फिर अफजल खां जो वध करने के लिए आएगा। एक के बाद एक सेनानायक औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजे, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में जैसे मराठों के खिलाफ है औरंगजेब, वैसे ही राजस्थान के राजपूत राजाओं के भी मन ही मन अंदर ही अंदर खिलाफ है। क्योंकि इन राजपूत राजाओं ने पूर्व के मुगल सम्राटों की इतनी सेवा की है, सारा हिंदुस्तान जीतकर मुगल बादशाह की चरणों में डाल दिया है, इसलिए औरंगजेब की हिम्मत नहीं होती सीधे तौर पर राजपूत राजाओं से लोहा लेने की। लेकिन आप सब जानते हैं कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद क्या हुआ। जयपुर के ऊपर भी नजर है, जयपुर घराने, आमेर घराने के ऊपर भी नजर है। तो कुल मिलाकर औरंगजेब राजपूत राज्यों को भी स्वतंत्रता सहन नहीं कर रहा है, क्योंकि वह पूरे भारत में इस्लामिक पताका लहराना चाहता था। अब औरंगजेब ने एक दांव खेला है। उसने जयपुर के राजा जय सिंह को शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा। इसमें भी चाल है। यदि सवाई जय सिंह शिवाजी को हरा देते हैं तो शिवाजी मराठा कमजोर हो जाएंगे। यदि जय सिंह हार जाता है तो राजस्थान में आमेर को दंडित करने का अवसर मिल जाएगा औरंगजेब को। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए
जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह, नॉट जो स्वाई जयसिंह, ये मिर्जा राजा जयसिंह है। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को हराने के लिए दक्षिण भारत मराठवाड़ा 1665 में पहुंचते हैं। नेक्स्ट इससे आगे के वीडियो में